प्यारे बच्चों, मैं राजू सिंह आप सभी का अपने इस YouTube चैनल मैथ्स स्टडी ग्रुप में स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ज्योमेट्री का बिगिनिंग है यहाँ से, तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे चैनल से रिलेटेड जितने भी आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस हैं वो टाइम टू टाइम मिल सके। तो आइए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए ये चैप्टर। देखिए सर, हम लोग स्टार्ट करेंगे आज चैप्टर 10 क्लास 11। इसका नाम है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड ये आपका चैप्टर होगा, जिसमें हमें कुछ अपनी पहले की बेसिक स्टडी के बारे में थोड़ा सा रिव्यू लेंगे हम, जो हमने पहले स्टडी करी थी क्लास 10th में। 7th चैप्टर था हमारा क्लास 10th के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, क्योंकि ये पूरा चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे बेस्ड है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो कुछ कॉन्सेप्ट है वो हमें स्टडी कर लेने हैं। तो जैसे कि सबसे पहले आप लोगों ने सुना होगा डिस्टेंस फॉर्मूला। इस डिस्टेंस फॉर्मूले से भी पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम कोऑर्डिनेट्स को ही लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे दो, एक होता है एक्स कोऑर्डिनेट, एक होता है एक्स कोऑर्डिनेट और एक होता है वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। तो ये जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है इसे हम बोलते हैं एब्सिसा, ABSCISSA, एब्सिसा। और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है इसे हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है ना, कोऑर्डिनेट में इसी तरीके से ये जो कोऑर्डिनेट होता है ये एक्स कोमा वाई के ऑर्डर्ड पेयर में लिखा जाता है। ऑर्डर्ड पेयर, इसका मतलब ये इस तरीके से स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जब आप एक्स कोमा वाई के रूप में लोगे तो ये ऑर्डर्ड पेयर में लिखे जाएंगे। हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट पहले आएगा, वाई कोऑर्डिनेट बाद में आएगा। और जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसको हम एब्सिसा बोलते हैं, और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है उसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के बाद हमारा आता है प्लेन। प्लेन क्या चीज होती है? प्लेन एक कॉम्बिनेशन होता है जो कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन का कॉम्बिनेशन होता है। इस तरीके से ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये रिप्रेजेंट करती है किस एक्सिस को? एक्स एक्सिस को। और जो ये वर्टिकल लाइन है ये रिप्रेजेंट करेगी वाई एक्सिस को। ठीक है, अब इसी कोऑर्डिनेट प्लेन पर इन कोऑर्डिनेट्स को लाई करने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज किया जाता है। क्योंकि हम ये सारे के सारे सिस्टम हम पिछले 9th 10th में पढ़ते आ रहे हैं। 9th क्लास में भी हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था, 10th क्लास में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने स्टडी किया था, 11th क्लास में भी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। तो इसके बाद आपका होता है क्वाड्रेंट्स। आपके 4 क्वाड्रेंट होते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। कितने होते हैं? ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है ना, ये होती है आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें आपके ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव, दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। क्योंकि ये वाला जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इस पर आपका एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है, इसलिए इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो दोनों के दोनों पॉजिटिव होते हैं। ठीक है ना। और जो ये वाला कोऑर्डिनेट क्वाड्रेंट है सेकंड क्वाड्रेंट, इस पर आपका ये एक्स एक्सिस है, बट एक्स एक्सिस यहाँ से इधर साइड में, दिस इज द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो इसलिए ये यहाँ पर एक्स नेगेटिव होता है एंड वाई पॉजिटिव होता है, इसलिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं माइनस कोमा प्लस में। ठीक है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, ये आपका नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस का कॉम्बिनेशन है, इसलिए इसको माइनस कोमा माइनस से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, इसलिए इसको प्लस कोमा माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से आपके 4 क्वाड्रेंट हो जाते हैं। उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक होता है
सबसे पहले वो होता है हमारा अब ऑपरेशंस की बात करेंगे कि कोऑर्डिनेट्स में ऑपरेशन कैसे लगाए जाते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो ऑपरेशन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वो है डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। क्योंकि ये कोई नया टॉपिक नहीं है, आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपने इसे पहले जरूर पढ़ा है 10th क्लास में। दो पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस कैसे निकाली जाएगी। मान लो ये कोई पॉइंट है ए, हमेशा किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर का यूज करेंगे आप। ये कोई पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1 एंड अब ये कोई दूसरा पॉइंट है बी इसके कोऑर्डिनेट है x2, y। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस रिप्रेजेंट करी जाएगी वो या तो ए बी से होगी और या बी ए से होगी। ए बी और बी ए में अंतर है, बिल्कुल अंतर है, इनकी डायरेक्शंस का अंतर है, लेकिन इनकी डिस्टेंस में कोई अंतर नहीं है। चाहे ए से बी तक और चाहे बी से ए तक डिस्टेंस दोनों ही कंडीशंस में सेम रहेगी। लेकिन जो इसमें आपस में अंतर है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला आपने 10th क्लास में पढ़ा था वो था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई डाउट आपको इसमें? कोई डाउट नहीं है। तो ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला था। अब हम बात करते हैं कि इसमें और इसमें क्या अंतर है ए बी और बी ए में। तो ए बी और बी ए में अंतर ये है कि जो ए बी लाइन होगी वो इस तरीके से होगी फ्रॉम ए टू बी, और जो बी ए लाइन होगी वो इस तरीके से होगी। अंतर इतना है कि ए बी वाली लाइन में डायरेक्शन यू होगी ए से बी की तरफ, और बी ए वाली लाइन में डायरेक्शन बी होगी बी से ए की तरफ। तो डायरेक्शन का अंतर होता है इनमें। वैसे डिस्टेंस में कोई अंतर नहीं आएगा, डिस्टेंस जितनी ए बी की होगी उतनी बी ए की होगी, ठीक है ना। तो जहां से हम स्टार्ट करते हैं लाइन खींचना, ए से स्टार्ट किया इसमें, स्टार्ट जहां से हम लाइन खींचना स्टार्ट करते हैं उसे बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। कौन सा पॉइंट? इनिशियल पॉइंट। और जहां पर जाकर के हमारी लाइन बंद हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, उसे बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट। क्या बोलते हैं उसको? टर्मिनल पॉइंट। तो यही अंतर है, यही अंतर है ए बी में और बी ए में। जब हम ए बी की बात करेंगे तब इनिशियल और टर्मिनल कुछ और होंगे, और जब बी ए की बात करेंगे तब इनिशियल और टर्मिनल कुछ और होंगे। तो इस तरीके से ये डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा टॉपिक है, ठीक है। तो अब तक हमने कितने टॉपिक देखे? सबसे पहले हमने कोऑर्डिनेट के बारे में जाना, उसके बाद हमने क्वाड्रेंट के बारे में जाना, ठीक है, प्लेन के बारे में जाना था, ठीक है, देन डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। तो अब इस तरीके से हमारे 4 पॉइंट हो चुके हैं। आप इन सबको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे बताते हैं। अब डिस्टेंस फॉर्मूले के बाद सेक्शन फॉर्मूला। ये सेक्शन फॉर्मूला आप क्लास 10 में पढ़े थे। सेक्शन फॉर्मूला देखो, अब 10th से थोड़ा स्टैंडर्ड तरीके से देखते हैं। किसी चीज को सेक्शन करना है, डिवाइड करना है, कुछ पार्ट्स में डिवाइड करना है। मान लो ये कोई आपकी लाइन है, इस पे आपके 2 पॉइंट है, इनिशियल और टर्मिनल, ए कॉमा बी। अब इसको डिवाइड करना है, इसको 2 टाइप से आप डिवाइड कर सकते हो। एक तो ये कि इसी लाइन के बीचों बीच में या कहीं से भी आप एक कोई पॉइंट लेकर के इसको लाइन को डिस्ट्रीब्यूट कर दो 2 पार्ट में, ए पी एंड टी बी, ठीक है। इस तरीके से जब यहाँ ध्यान दीजिए, जब हम इस तरीके से कोई पॉइंट लेते हैं लाइन के बीचों बीच में या लाइन के बीच में, तो उसे कहते हैं इंटरनली, इंटरनली सेक्शन। उसे क्या बोलते हैं? इंटरनली सेक्शन। लेकिन एक तरीका और होता है लाइन को डिवाइड करने का, कि ये आपकी कोई लाइन है ए और ये आपकी कोई लाइन है बी। इन दोनों के बीच में कोई पॉइंट ना लेकर इसी लाइन के किसी भी एक डायरेक्शन में, एज यू लाइक, मान लो आप इधर ले लो, आप इसको प्रोड्यूस कर दो और यहां लेकर के तब आपको यहाँ पे पॉइंट लो पी। लाइन ही तो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो इस तरीके के सेक्शन को आप बोलते हैं एक्सटर्नली सेक्शन। इस तरीके के सेक्शन को आप क्या बोलोगे? एक्सटर्नली। क्योंकि एक्सटर्नली भी आपके सिलेबस में है, इसलिए मैंने इसको बता दिया है। हम 10th क्लास का रिव्यू ले रहे थे, इसलिए अभी हम इसकी स्टडी बाद में करेंगे। इंटरनली जो सेक्शन फॉर्मूला होता है, मान लो ये आपका कोई पॉइंट है,
इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, और ये कोई आपका पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। अब ये जो P है इसके कोऑर्डिनेट आप मान लो क्या, x, y। तो ये x, y निकालने के लिए आप 10th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था आप लोगों ने, सेक्शन फॉर्मूला, जिसके माध्यम से आप x निकालते थे। तब जब आपको इन दोनों का रेशियो पता होता था। तो मान लो इनका जो रेशियो है वो या तो आप m1 m2 ले लो या m1n ले लो। मान लो वो m1 m2 है, यानी यहां से यहां तक इसका सेक्शन m1 है और यहां से यहां तक इसका सेक्शन m2 है। तो x कोऑर्डिनेट निकालने का जो फॉर्मूला होता था वो होता था m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इस फॉर्मूले से आपका x कोऑर्डिनेट निकलता था। और अगर आप y निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूला होता था m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट नहीं है। इसी सेक्शन फॉर्मूले से आपका बनता था मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला कोई अलग से चीज नहीं है और कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है। इस फॉर्मूले का जो मतलब है वो ये है, जब ये दोनों रेशियो, एक रेशियो की दो वैल्यू, ये दोनों वैल्यू जब सेम हो जाएंगी, m1 इज इक्वल टू m2, तब आपका जो सेम का मतलब क्या है? अभी तो आप ये कह सकते हो कि यहां से यहां तक मान लो ये थर्ड पार्ट है और यहां से यहां तक ये फिफ्थ है, तो ये दोनों डिफरेंट है। लेकिन जब ये दोनों सेम हो जाएंगे तो एग्जैक्टली सेम जब होंगे तब ये वाला पॉइंट बीच में लाइन करेगा, बिल्कुल लाइन के मिड पॉइंट में लाइन करेगा। जब ये लाइन का मिड होगा, मिड पॉइंट होगा, तभी तो रेशियो सेम आएंगे। और जब रेशियो सेम आ जाएंगे तब आपका एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फॉर्मूला बनेगा क्या, x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y निकालने के लिए बनेगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तब उस केस में आप जब आपके दोनों सेम दे रखे होंगे तो आप उन्हें 1 एज ए 1 लाई करोगे, और 1 को इसमें रखने से प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और नीचे 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। आपकी समझ में आ गया कि नहीं आया? अच्छे तरीके से समझ में आ गया? नोट कर लीजिए इसको। बेस्ड एक क्वेश्चन, मान लो ये कोई आपकी लाइन है और इस पर आपके ये 2 पॉइंट है A और B। इसके कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट तो होंगे ही। आप इसके कोऑर्डिनेट मान लो कुछ भी है, -2,6 है, और इसके कोऑर्डिनेट आप सपोज करो 3,4। ठीक है, दो पॉइंटों के बीच में लाइन तो जरूर खींची जाएगी, दो डिफरेंट पॉइंट है। अब इन दोनों पॉइंटों को बीच में कोई पॉइंट है P, और इसके कोऑर्डिनेट हमको बताने, x और y की वैल्यू हमको पूछिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन। ये जब तक नहीं निकाली जाएंगी जब तक ये नहीं पता चलेगा कि ये P पॉइंट लाई कर कहां पे रहा है, इसका रेशियो क्या है, इस लाइन को डिस्ट्रीब्यूट करने का रेशियो क्या है। तो सपोज करो कि इस AP का रेशियो PB से, ये आपको गिवन है 1:3 है। ओके, तो अब आपको x और y निकालने हैं। तो क्योंकि आपके पास पहले ही फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू रखनी है। तो ये जो कोऑर्डिनेट है ना A, इसके कोऑर्डिनेट को मानते हैं x1 y1, और ये होते हैं आपके x2 y2, और जो ये रेशियो होता है ये होता है m1 m2। ठीक है, तो यहां से आप जब x निकालोगे, m1 x2, m1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 1, x2 की वैल्यू कितनी है 3, प्लस m2 की वैल्यू है आपके पास 3, और x1 की वैल्यू है आपके पास -2, अपॉन में m1 प्लस m2। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो 1 और 3 हो जाएगा 4। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 3 1 जा 3 -6 अपॉन 4, दिस इज -3 अपॉन 4। ऐसे ही आप y निकाल सकते हैं, m1 y2, यानी कि m1 आपका 3 रहेगा और y2 आपका 4 है, प्लस m2 आपका 3 है और y1 कितना है आपका 6, अपॉन में ऐड करने पर m1 m2 को सेम आएगा 4, ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 18 अपॉन 4, दिस इज 22 अपॉन 4। इसको कैंसिल आउट करोगे तो 11 अपॉन 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये जो पॉइंट P था इसके कोऑर्डिनेट आ गए -3 अपॉन 4 और 11 अपॉन 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आई?
अब एक चीज होती है कि ये मिड पॉइंट कैसे बनेगा। तो आप सपोज करो कि ये वाला जो रेशियो दे रखा है, ये रेशियो ना दे करके अगर वो ये बोल दे कि ये मिड पॉइंट है, अब ये इसका मिड पॉइंट होगा, तो हम ये मिड पॉइंट होगा तो यहाँ से यहाँ तक का जो रेशियो होगा वही रेशियो यहाँ से यहाँ तक का होगा, तो हम उसको 1:1 मान लेते हैं रेशियो को, 1:1, क्योंकि हमें तो इक्वल लेना है, इक्वल डिवाइड करना है ना, तो रेशियो 1:1 मान लिया जाएगा। और जब आप इस रेशियो को 1:1 मानोगे तो सेम जो भी हमने किया था x निकालने के लिए, x2 x1 की वैल्यू सेम लगाकर m1 और m2 को रिप्लेस कर देंगे 1:1 से, तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा x = m1 दिस इज 1 इंटू x2 3 प्लस m2 1 x1 -2, और जब नीचे ऐड करोगे m1 m2 तो ये आ जाएगा 2। इसे सॉल्व करके आपका 3 × 3 -2/2 ये आ जाएगा आपका 1/2। और अगर आप y निकालोगे तो 1 × y2 4 प्लस 1 × y1 6/2, ये हो जाएगा 4 × 4 और 6 10/5। इसको कैंसिल करके 5 आएगा, तो आपका जो पॉइंट है P वो इस तरीके से नोट होगा 1/2, 5। तो इसको इतना बड़ा फॉर्मूला ना करके सीधा आप मिड पॉइंट से कर सकते हो, डायरेक्ट मिड पॉइंट से डायरेक्ट कर सकते हो। जब आपको गिवन होगा कि वो मिड पॉइंट है, तो आप डायरेक्टली ऐसे निकाल सकते हो, x = x1 + x2/2, यानी कि -2 और 3, -2 + 3/2, इसका क्या आएगा 1/2। और y निकालने के लिए y1 + y2/2, यानी कि 6 और 4, 6 + 4/2 दिस इज 5। तो आपका आंसर आ जाएगा 1/2, 5। आई बात समझ में नहीं आई? इस तरीके से हम किसी भी लाइन को सेक्शनली डिवाइड कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? नोट डाउन दिस क्वेश्चन। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज रिलेटेड टू चैप्टर 10। एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 द mod x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। यही फॉर्मूला होता है ना एरिया ऑफ ट्रायंगल का। इस एरिया ऑफ ट्रायंगल का सपोज करो आपको इस तरीके से कोई ट्रायंगल दिया हुआ है और उसके कोऑर्डिनेट है a, b और ये c। आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो x1 y1 से, और ये आपका x2 y2 से, और ये आपका x3 y3 से। और इस तरीके से आप इस ट्रायंगल का जब आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो जो आंसर मिलेगा वो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल मिलेगा। मे बी हो सकता है जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे वैल्यू रखकर तो आपका आंसर नेगेटिव आए, क्योंकि यहाँ पर एब्सोल्यूट लगा हुआ है, इसलिए उस नेगेटिव वैल्यू को भी आप पॉजिटिव ही लेकर के उसमें 2 से डिवाइड करोगे। ओके, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, अगर ABC का एरिया 0 आ गया, कभी कभी 0 भी तो आ जाता है आंसर। अगर ट्रायंगल का एरिया 0 आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पॉइंट है ना A, B एंड C, ये जो 3 पॉइंट है A, B और C, तो ये क्या कहलाएंगे पता है आपको? तो ये कहलाएंगे कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट, ये कोलिनियर पॉइंट क्या होता है? कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब होता है एक ही लाइन पर पड़ने वाले पॉइंट, एक ही लाइन पर लाई होने वाले पॉइंटों को कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। इस तरीके से जब एक ही लाइन पर कोई पॉइंट पड़ेगा, अभी हमारा 3 पॉइंट क्वेश्चन है तो हम 3 पॉइंट लेते हैं। मान लो A, B, C तीनों एक पॉइंट पर एक लाइन पर आ गए तो ट्रायंगल तो बन ही नहीं सकता ना, और जब ट्रायंगल बनेगा ही नहीं तो उसका एरिया कितना 0 लेट कर लिया जाता है। तो अभी हमारा कोई ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट दे रखा था, हमने उसका एरिया निकाला 0 आया, तो हम उसको यही बोलेंगे कि वो पॉइंट्स कैसे हैं? कोलिनियर। कोलिनियर इज रिलेटेड टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0। ठीक है, नोट डाउन दिस। देखिए स्लोप ऑफ ए लाइन, यहां से आपका क्लास 11 का टॉपिक स्टार्ट होता है, स्ट्रेट लाइन। स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप क्या चीज होती है? तो इसे समझने के लिए आप ये समझ लो कि कोई भी एक आपका इस तरीके से कोई प्लेन है, कोऑर्डिनेट्स प्लेन, इसे क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट्स प्लेन।
ये आपका कोई कोऑर्डिनेट्स प्लेन है और ये आपका क्या होता है एक्स एक्सिस, और ये वाली लाइन होती है आपकी वाई एक्सिस, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन आपकी वाई एक्सिस। अगर किसी कोऑर्डिनेट प्लेन पर आपकी कोई लाइन, स्ट्रेट लाइन, इस लाइन का नाम है मान लो एल। एक बात ध्यान रखना, जब कोई स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के थ्रू निकलती है, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करके निकलती है, तो वहां पर वो टू एंगल क्रिएट करती है। ये दो एंगल बना रही है, देखो, एक तो ये एंगल है और एक ये एंगल है कि नहीं है एंगल। इस तरीके से ये लाइन दो एंगल थ्रो करेगी। और एक और बात, ये दोनों के दोनों एंगल, मान लो ये आपका θ1 है और ये आपका θ2 है, θ1 प्लस θ2, इन दोनों का एडिशन कितना होता है 180 होता है, क्योंकि θ1 और θ2 दोनों आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं। क्या होते हैं दोनों आपस में? सप्लीमेंट्री होते हैं। हाँ जी, लीनियर भी बोल सकते हैं। इसका मतलब ये जो दोनों है ना थीटा, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि θ2 नहीं है, ये 180 माइनस θ1 है। बात तो एक ही हुई, लीनियर अभी तो बोलोगे आपसे। तो इसका मतलब आपका ये जो थीटा होगा, जब भी कभी कोई लाइन कोऑर्डिनेट्स प्लेन पर एक्स एक्सिस के थ्रू पास होगी, उस पर बनने वाला कोई भी एंगल या तो वो 0 होगा या 0 से ग्रेटर होगा, या फिर वो 180 डिग्री का होगा या 180 डिग्री से लेस होगा। इस तरीके से आपका आप ये सबसे पहला पॉइंट निकलता है। आपको समझ में आया कि नहीं आया? दूसरी बात, जब भी कभी कोई स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के थ्रू इस तरीके से एंगल बनाएगी, तो अब देखो यहाँ पे दो तरीके हैं, या तो आप इस तरीके से एंगल मीजर करो या आप इस तरीके से एंगल मीजर करो। तो जब आप इस तरीके से एंगल मीजर करोगे तो ये होता है क्लॉकवाइज, और जब आप इस तरीके से एंगल मीजर करोगे तो ये होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनेगा इस तरीके से, तो इस वाले को बोलेंगे इंक्लाइनेशन, इंक्लाइनेशन एंगल, ठीक है। इंक्लाइनेशन एंगल, इसे क्या बोलेंगे आप? θ1 या थीटा बोल सकते हैं। और देखो ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये इनका कॉमन पॉइंट है, यही पॉइंट क्रिएट करता है कोई दो लाइनों के बीच में एंगल, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका θ1 है, ये 180 माइनस θ1 है, क्योंकि दोनों के दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं। और स्लोप क्या हुआ फिर? स्लोप यही होती है स्लोप। यहाँ जो एंगल बनता है ना, इंक्लाइनेशन एंगल जो बनता है, वही आपका क्या कहलाता है? स्लोप कहलाता है। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? tan थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और m से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जब कभी कोई स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, इसे कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो होती है वो कहलाती है पॉजिटिव डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज जो होती है वो कहलाती है पॉजिटिव डायरेक्शन, और जो क्लॉकवाइज होती है वो कहलाती है नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है ना। तो जब भी कभी कोई स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जितना भी एंगल क्रिएट करेगी, वही उस लाइन की क्या कहलाती है? स्लोप कहलाती है। तो यहाँ पर जो स्लोप होगी ना एल की, स्लोप ऑफ एल, स्लोप, तो वो कितनी होगी? tan थीटा से रिप्रेजेंट की जाएगी, क्योंकि जितना भी होगा उसको एज ए tan में, टेंजेंट में रिप्रेजेंट करेंगे। तो tan थीटा, और हम उसको किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? m से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ में आ गई ना? कभी भी आपको स्लोप निकालनी है तो उसके लिए आप ये तरीके से आप m लगा सकते हैं। अगर आपको कोई वैल्यू दे रखी है, मान लो 1/2 दे दी, तो आप उसको m से रिप्रेजेंट करोगे कि ये m = 1/2। लेकिन अगर वो थीटा में दे दी कि 30 डिग्री है, तो फिर 30 डिग्री स्लोप नहीं है, tan 30 डिग्री स्लोप है। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। तो 1/√3 = आप m लिखोगे। समझ में आ गया नहीं आ गया? जब भी कभी ऐसे आएगा डिग्री में, तो आप उसे टेंजेंट के रूप में ओपन करोगे, और जब कभी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी तो उसे आप m मान लोगे। यही आपका स्लोप होता है। कोई पूछता है स्लोप क्या है? स्लोप इज द एंगल बिटवीन द पॉइंट ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन टू द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। ओके, नोट डाउन दिस। वेरी इंपॉर्टेंट नोट, स्लोप से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है।
आपका ये कोई कोऑर्डिनेट प्लेन है, देखिए अगर आपकी कोई स्ट्रेट लाइन है, सपोज करो स्ट्रेट लाइन जरूरी थोड़ी है कि एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करे ही करे, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल। इसका मतलब व्हेन, जब आपकी जो एल है पैरेलल हो जाएगी किसके, एक्स एक्सिस के। जब आपकी कोई लाइन एल एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो उसका इंक्लाइनेशन तो बनेगा ही, इंक्लाइनेशन तो बनेगा नहीं। इंक्लाइनेशन क्या होता है, इंक्लाइनेशन आपका होता है लाइन के और एक्स एक्सिस के बीच में बनने वाला जो थीटा होता है, ये तो कहलाता है इंक्लाइनेशन, मैंने अभी बताया था। तो ये जो लाइन एल है अगर ये इसके पैरेलल है तो पैरेललिज्म का केस लगेगा, और पैरेललिज्म का केस ये कहता है कि ये लाइन कभी भी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी नहीं, और जब ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो ये कभी भी कोई थीटा नहीं बनाएगी, और जब थीटा बनेगा ही नहीं, ये थीटा कहलाता है, दिस इज द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। थीटा बनेगा नहीं तो हम थीटा को क्या ले लेंगे, जीरो, और फिर आप जानते हो कि 0 डिग्री यानी tan 0 डिग्री पर वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो इसका मतलब आपका m कितना निकल के आ जाएगा, जीरो निकल के आएगा। जब कोई लाइन l x एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसका स्लोप क्या होती है, जीरो होती है। समझ में आ रहा है, व्हेन द लाइन l इज पैरेलल टू x एक्सिस देन स्लोप इज इक्वल टू m, या फिर स्लोप m इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। क्यों आई जीरो, क्योंकि उस पर जो थीटा होता है वो 0 डिग्री होता है और tan 0 डिग्री पर वैल्यू कितनी होती है, जीरो। लेकिन अगर व्हेन, ये आपका पहला केस, ये दूसरा, अगर आपकी लाइन पैरेलल हो गई किसके, y एक्सिस की, तो देखिए अब आप मान लो आपका ये कोई, इसे आप L1 मान लो, और इसको अब आपकी कोई लाइन है सपोज करो ये वाली, इस तरीके से, दिस इज द लाइन L2, और ये किसके पैरेलल है आपकी बात, y एक्सिस के पैरेलल है। अगर कोई लाइन L2 पैरेलल है y एक्सिस की तो कितने का है, इसके पैरेलल है ये, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसके पैरेलल है तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाता है x एक्सिस के साथ, यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का। और अगर ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है तो करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे पैरेलल कंडीशन की, ये भी एंगल कितने का होगा, 90 का होगा। तो इस केस में आपका जो थीटा है, इट मींस द इंक्लिनेशन एंगल इज इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री। और इस केस में अगर आप स्लोप निकालोगे तो tan 90 डिग्री लगाओगे, और tan 90 डिग्री पे आपकी जो कितनी वैल्यू होती है, नॉट डिफाइंड होती है, कितनी होती है, नॉट डिफाइंड होती है, इन्फिनिटी होती है। तो इसका मतलब जब आपकी लाइन कोई L y एक्सिस की पैरेलल होगी तो उस केस में जो आपकी स्लोप होगी वो कितनी होगी, नॉट डिफाइंड होगी, स्लोप इज नॉट डिफाइंड इन दिस केस। ओके, note down this if theta is the inclination of the line L, then theta is called the slope। देखो एक बात और, इस स्लोप को ग्रेडियंट भी बोलते हैं, ग्रेडियंट ऑफ द लाइन L। If theta is the inclination of a line and the positive direction of x-axis, then the theta is called the slope or gradient of the line L। तो इसका मतलब आप m इक्वल टू tan थीटा, m का मतलब है स्लोप और थीटा आपका इंक्लिनेशन है जो कि tan के रूप में, ठीक है। यहाँ पे आपका स्लोप का कॉन्सेप्ट फिनिश हो जाता है। अब स्लोप के ऑपरेशन चलेंगे कि स्लोप कैसे कैसे डिफरेंट केसेस में निकाली जाएगी, ठीक। तो इसमें आपका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है स्लोप ऑफ ए लाइन when the coordinate of 2 points on the line are given। Slope of line
बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंटों के बीच में स्लोप कैसे निकाली जाएगी जब आपके कोई 2 पॉइंट दे रखे हैं। मान लो ये कोई आपका कोई पॉइंट है ए जिसकी कोऑर्डिनेट है x1, y1, ये आपका पॉइंट है कोई बी जिसकी कोऑर्डिनेट है x2, y2। अब इन दोनों पॉइंटों के बीच में स्लोप निकालनी पड़ जाए आपको, स्लोप ऑफ ए बी, क्योंकि स्लोप हमेशा लाइन की निकलती है और लाइन ए से और बी से बनी हुई है, तो स्लोप ऑफ ए बी जो होगी उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे एम से। तो वो क्या होगी इस केस में, जब आपके 2 पॉइंट दे रखे होंगे तो आपकी जो स्लोप होगी वो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से निकाली जाएगी। आइए समझ में नहीं आई? अगर आपकी कोई लाइन दे रखी है और उस पर 2 पॉइंट पासेस हैं तो उन दोनों पॉइंटों के कोऑर्डिनेट्स के सेकंड कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस में से फर्स्ट कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का जो रेशियो होगा वही आपका स्लोप होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है दूसरा। सेकंड पॉइंट में हम स्लोप की एक ऐसे ऑपरेशन के बारे में बात करेंगे जो आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। 12th क्लास में, पूरी 12th क्लास में बीच में ये कॉन्सेप्ट लगेगा स्लोप का। कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी। perpendicularity of any two lines L1 L2। okay? आपकी कोई 2 लाइन है L1 और L2। देखो एक तो केस होता है कि कोई लाइन है वो x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन पे कितने डिग्री का एंगल बना रही है, जो प्रॉब्लम है ना। एक है कि अगर 2 लाइन हुई और वो दोनों लाइन आपस में या तो पैरेलल होंगी या परपेंडिकुलर होंगी, उस केस में हमारा आपस में क्या स्लोप का कंडीशन होगी। तो देखो इस तरीके से आपका एक कोई कोऑर्डिनेट प्लेन, दिस इज व्हाट x एक्सिस एंड y एक्सिस। हम पहले पैरेलल कंडीशन को लेते हैं कि आपकी कोई 2 लाइन है L1 और L2, इंक्लिनेशन तो लेना ही पड़ेगा तभी तो स्लोप बनेगी। अगर हमने वो पॉइंट जो लाइन है x एक्सिस के पैरेलल ले ली, x एक्सिस के पैरेलल ले ली तो एंगल तो कभी बनेगा ही नहीं। तो जब एंगल नहीं बनेगा तो स्लोप के बारे में बात नहीं कर सकते, क्योंकि स्लोप उस केस में क्या होती है, जीरो। लेकिन अगर सपोज करो कि आपकी ये कोई लाइन है L1 और इसके पैरेलल कोई दूसरी लाइन है L2, when L1 is parallel to L2। जब 2 लाइन L1 और L2 पैरेलल होंगी तो आपको पता है कि आपका एंगल इस तरीके से पॉजिटिव डायरेक्शन में देखा जाएगा। मान लो ये आपका अल्फा है और ये क्या है आपका बीटा। तो क्या होगा जब 2 लाइन आपकी पैरेलल होंगी तो आपका ये जो अल्फा होगा, आप जानते हो ना, ये अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। दोनों ही एंगल आपस में इक्वल आएंगे क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग कंडीशन लगेगी इन दोनों में। और जब ये दोनों आपस में इक्वल आएंगे तो ये क्या है, दीज बोथ आर द इंक्लिनेशन एंगल ऑफ बोथ लाइन्स। अल्फा इज द इंक्लिनेशन एंगल ऑफ L2 एंड बीटा इज द इंक्लिनेशन एंगल ऑफ L1। तो आप इन दोनों में, ये स्लोप नहीं है, ये एंगल है, इनको स्लोप बनाने के लिए किस में रिप्रेजेंट करोगे, tan अल्फा इक्वल टू tan बीटा। अब ये स्लोप बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी। तो ये क्या होता है आपका, इसे आप M1 मान लो, इसे आप M2 मान लो। तो मतलब अगर आपकी 2 लाइन आपस में पैरेलल दी हुई है तो उनकी स्लोप्स आपस में इक्वल होंगी, या फिर अगर 2 स्लोप आपस में इक्वल दी हुई है तो वो लाइंस आपस में पैरेलल होंगी। एक दूसरे के कन्वर्स कंडीशन है। अगर आपकी 2 लाइंस आपस में पैरेलल है तो इसका मतलब वो जब भी पैरेलल हो सकती हैं जब आप उनकी स्लोप्स को इक्वल लेते हो। और अगर आपकी 2 लाइंस आपस में स्लोप्स इक्वल है तो आप कह सकते हो कि वो दोनों की दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आपकी पैरेललिज्म की कंडीशन फिनिश हो जाती है। बता लो आपका, अगर लाइंस आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, व्हेन L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। ठीक है, ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये सबसे ज्यादा बार आपसे पूछा जाएगा आगे क्लासों में। जब आपकी 2 लाइन आपस में परपेंडिकुलर होंगी तो इस तरीके से आपका ये क्वाड्रेंट, और इस पर आपको क्या लेना है, 2 लाइंस को L1 को और L2 को आपस में परपेंडिकुलर लेना है। ठीक है ना। देखिए इस ऊपर वाले पार्ट को आप रफ कर दीजिए।
तो देखो लाइंस का इंक्लाइनेशन तो बनेगा ही बनेगा एक्स एक्सिस के साथ। सपोज करो ये लाइन ऐसे और ये लाइन ऐसे, ये आपकी L1 और ये L2, ठीक है। तो देखो दोनों लाइनों का इंक्लाइनेशन बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ। देखो ये वाली लाइन है, इसका पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ये इंक्लाइनेशन है, और जो ये वाली लाइन है इसका पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ये इंक्लाइनेशन है, ठीक है। सपोज करो ये आपका अल्फा है और ये आपका बीटा है, ठीक है। और ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों के बीच में जो इंटरसेक्शन होगा पॉइंट का वो कितने डिग्री का होगा, 90, और नीचे भी कितना होगा ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। आप चाहो तो 90 डिग्री लिख सकते हो, अदरवाइज ये 90 डिग्री का एक रिप्रेजेंटेशन साइन होता है, ये वाला होता है ना। ऐसे ही वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये वाला भी आपका 90। अब यहां से आप क्या कंडीशन निकलेगी, यहाँ तो आप नहीं कह सकते कि वो दोनों कोरेस्पॉन्डिंग, वो पहले तो कोरेस्पॉन्डिंग से इक्वल हो गए थे। तो यहाँ एक बात आपने प्रॉपर्टी 9th क्लास में पढ़ी होगी कि जब भी कभी आपका कोई ट्रायंगल होता है इस तरीके से, और इस ट्रायंगल को अगर आप इसके किसी भी एक पॉइंट को अगर आप लाइन को प्रोड्यूस करते हो तो यहाँ पर एक एक्सटीरियर एंगल बनता है, ठीक है। आपने ये पढ़ा होगा। एक्सटीरियर एंगल जो बनता है ये वाला, सपोज करो ये ए बी और सी है और ये आपका बी है, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है ना ACP, ये क्या होता है, ये इट इज द सम ऑफ इंटीरियर टू एंगल्स, है ना। ये आपका अंदर के दो इंटीरियर एंगल्स के एडिशन के बराबर आएगा, यानी कि एंगल A प्लस एंगल B। ये आपने 9th क्लास में प्रॉपर्टी पढ़ी। एंगल सी भी ले सकते हैं, नहीं ले सकते, एंगल B और C नहीं ले सकते। ये वाला जो एंगल है ये अंदर के दो अपोजिट एंगल्स के इक्वल आएगा, उन दोनों एंगलों की, इसको नहीं ले सकते आप, बचे हुए रिमेनिंग 2 एंगल्स के इक्वल आएगा। तो यही वाली प्रॉपर्टी आप लोगों को अप्लाई करनी है इसमें। तो इसका मतलब ये वाला जो अल्फा होगा ना, अल्फा ये क्या होगा, एक तो ये तो 90 है, यानी 90 प्लस किसके इक्वल होगा, बीटा के इक्वल होगा। अल्फा होगा कि नहीं होगा, यानी ये वाला जो अल्फा होगा वो 90 प्लस बीटा के इक्वल होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि ये दोनों, हम स्लोप के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये तो आपका इंक्लाइनेशन है। अगर ये आप इसको एज ए स्लोप रिप्रेजेंट करोगे तो ये हो जाएगा आपका tan अल्फा और ये हो जाएगा आपका tan 90 डिग्री प्लस बीटा। होगा कि नहीं होगा। अब tan 90 प्लस बीटा, tan 90 प्लस बीटा क्या होता है, इट इज माइनस कॉट बीटा। आपने 10th क्लास में 8th चैप्टर में आपने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री वाले केस में, और 9th में 11th में भी आपने 3rd चैप्टर में पढ़ा है कि tan 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज माइनस कॉट थीटा। होता है कि नहीं होता है। तो ये tan 90 प्लस बीटा जब आप करोगे तो ये आ जाएगा माइनस कॉट बीटा इज इक्वल टू व्हाट, tan अल्फा। अब माइनस कॉट बीटा क्या होता है, कॉट बीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan, तो आप लिख सकते हो इट इज माइनस 1/tan बीटा इक्वल टू tan अल्फा। क्लियर है ना। अब देखिए, अब ये tan बीटा जब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या कंडीशन निकलेगी, tan अल्फा tan बीटा इज इक्वल टू माइनस 1। और आप जानते हो tan अल्फा क्या है, tan अल्फा इज m1 मतलब ये आपकी पहली स्लोप है, और tan बीटा क्या होगा, इट इज m2, ये आपकी दूसरी स्लोप है, यानी m1 इंटू m2 इज इक्वल टू व्हाट, माइनस 1। तो जब कभी भी आपकी दो लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगी तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट कितना आएगा, ऑलवेज -1 आएगा। समझ रहे हो ना। अगर कोई दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो आप ये समझ जाइए कि वो दोनों एक दूसरे के प्रोडक्ट, उनका जो प्रोडक्ट है वो या तो -1 के इक्वल है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि वो एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल के इक्वल है। नेगेटिव रेसिप्रोकल के इक्वल मैंने कैसे कह दिया, देखो अगर मैं यहाँ से m1 की बात करूं तो माइनस के 1/m2 आएगा, या फिर मैं यहाँ से m2 की बात करूं तो वो माइनस के m1 है 1/, तो इसका मतलब m1 क्या हो गया, m1 रेसिप्रोकल हो गया 1/m2 हो गया किस, नेगेटिव m2 की। तो m1 तो हो गया नेगेटिव रेसिप्रोकल m2 की, और m2 हो गया नेगेटिव रेसिप्रोकल m1 की। तो इस तरीके से ये कंडीशन फिनिश हो जाती है, परपेंडिकुलरिटी बिटवीन टू लाइंस। समझ में आया। तो डाउन दिस वे।